नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बर्फ का लिया आनंद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से की भेंट। सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की भेंट। पहाड़ों पर आफत की बर्फबारी, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, सड़कों पर थमे वाहनों के पहिए, पर्यटक कर रहे मस्ती। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन परिसर का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के संबंध में राज्यपाल के साथ अपने अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने राज्यपाल को किसानों और बागवानों के लिए बर्फबारी की उपयोगिता से भी अवगत करवाया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन परिसर का दौरा भी किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल व अन्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के संबंध में राज्यपाल के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने किसानों और बागवानों के लिए बर्फबारी की उपयोगिता से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी गर्मियों के दौरान शिमला क्षेत्र में होने वाली पानी की कमी से निपटने में भी सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और स्थानीय लोगों को हिमपात से होने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के प्रबंध के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक पर हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडे, राजीव सैजल, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, महापौर सत्या कौंडल, मीडिया प्रभारी करण नंदा, सचिव प्यार सिंह कंवर, जिला अध्यक्ष रवि मेहता, मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा, दिनेश ठाकुर की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भारत के इतिहास में पंजाब की पुण्य भूमि पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस में प्रधानमंत्री से घृणा करते हैं, वो आज उनकी सुरक्षा को नाकाम करने के लिए प्रयासरत थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन वे सभा स्थल तक नहीं पहुंच सके क्योंकि रास्ते में पंजाब सरकार द्वारा संरक्षित उपद्रवियों एवं तथा कथित किसान संगठनों ने सुनियोजित ढंग से रास्ते को अवरुद्ध किया था, जिस कारण प्रधानमंत्री को करीब 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा, जो कि उनकी सुरक्षा में बेहद बड़ी चूक है। उनके खिलाफ सोची समझी साजिश का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पहले कहीं पर भी और कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उनकी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन पंजाब राज्य की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में पूरी तरह नाकाम रही, जिस कारण प्रधानमंत्री की जान जोखिम में पड़ गई। कई महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों से ये बात सामने आई है कि ये कांग्रेस की घोर लापरवाही है जो उनके केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हुई है। इससे पूर्व भी भारत ने 2 पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण खोए हैं और पंजाब की कांग्रेस सरकार की जानबूझकर की गई इस लापरवाही के कारण एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की इस घोर लापरवाही की
पूरे राष्ट्र में पुरजोर निंदा हो रही है और लोगों में आक्रोश है कि कैसे कोई सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है। गौरतलब है कि जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला रुका था वो क्षेत्र पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में आता है। पंजाब की बेहद अक्षम और गैर जिम्मेदाराना सरकार की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री की जान खतरे में पड़ गई। जयराम ठाकुर ने कहा, पंजाब में अराजकता का माहौल है। पंजाब में हर साजिश की जड़ में कांग्रेस का हाथ है और आतंकवाद और अलगाववाद की जन्मदाता भी कांग्रेस ही है। देश के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई जब देश के प्रधानमंत्री 5 तारीख को फिरोजपुर में लगभग 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास करके पंजाब के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे थे। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और प्रधानमंत्री जी को उस सभा में पहुँचने, उस कार्यक्रम में पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने रोक दिया और वो संभव है कि सरकार के इशारे पर ही एक तरह से वो सारी घटनाक्रम वहाँ पर घटित हुआ है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि इस सारे संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बतौर पर, और इससे बढ़कर के मैं कहना चाहूँगा कि आज वो देश की नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी सुरक्षा किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से पंजाब की सरकार ने वहाँ पर खतरे में डाली, तो ये सब चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनकी एक तरह की द्वेष की एक भावना इसमें दिखती है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा फिर से इस बात के लिए जोर से आग्रह है कि इसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है। प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 मिनट तक एक जगह सड़क पर रुकना पड़ा और अंततः काफिला मुड़ करके फिर वापस जो है वो प्रधानमंत्री जी का वहाँ से चला गया। तो ये परिस्थिति अगर निर्मित हुई है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के तौर तरीके जिस प्रकार से बदले की भावना से, द्वेष की भावना से, घृणा की भावना से जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जितनी भी निंदा की जा सकती है वो कम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोविड-19 जांच बढ़ाने, समूहों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और महामारी की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इसलिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि लोग कोविड अनुरूप व्यवहार बनाए रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोविड-19 जांच बढ़ाने, समूहों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और महामारी की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इसलिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि लोग कोविड अनुरूप व्यवहार बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिस्तर, ऑक्सीजन, पीपीई किट और दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की जाए और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों और हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, इसके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जाए और होम आइसोलेशन के संबंध में संशोधित दिशा निर्देशों को लागू किया जाए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्लस ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध करवाए जाएं ताकि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की नियमित रूप से निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को लाने ले जाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी तरह की दहशत से बचा जा सके। उन्होंने 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का तेजी से टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को एहतियाती खुराक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं करने वाले पर्यटकों पर नजर रखने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को बर्फ के कारण कोई असुविधा ना हो और बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान इस माह की 26 तारीख तक बंद रहेंगे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि राज्य में विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव महत्वपूर्ण है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, विशेष सचिव सुदेश मोक्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा और डॉक्टर रजनीश पठानिया मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित रहे, जबकि उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अपने अपने संबंधित जिलों से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। क्योंकि प्रिपेयर्डनेस की दृष्टि से हम अनुभव कर रहे हैं कि हम पहले की तुलना में अब बेहतर हैं। पिछली बार जो सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी वो ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होने के कारण बहुत अफरा तफरी पूरे देश भर में है और हमारे प्रदेश में भी हमारे लिए ज्यादा उस तरह की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक चिंता का विषय हुआ। तो अब की बार जहां पिछली बार हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता उस कदर नहीं थी, अब की बार वो उपलब्धता हमारे पास है, इसलिए वो चिंता का विषय नहीं। लेकिन हमारी तैयारी नंबर के हिसाब से उसके लिए मुझे लगता है कि हमको ज्यादा फोकस होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे सामने ये आ रहा है कि हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो डॉक्टर पठानिया जी भी हमारे सामने कह रहे थे, जो होम आइसोलेशन में बेहतरीन तरीके से हम उस कोविड पेशेंट को कैसे मैनेज कर सके, ये मैकेनिज्म अब की बार इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हमको बेड कैपेसिटी को एकदम बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा, उस पर बहुत ज्यादा ताकत लगी, उस पर ज्यादा एफर्ट्स के साथ साथ में उसमें बहुत पैसा भी लगा और उसमें बहुत ज्यादा समय भी लग रहा है। तो फोकस अब की बार क्या है कि पेशेंट घर में होगा, और पेशेंट घर में होगा तो होम आइसोलेशन में उसके लिए हम बेहतर किस प्रकार से सुविधा मॉनिटरिंग की कर सकते हैं, उस पर हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 एक तो यही है कि पल्स ऑक्सीमीटर का अरेंजमेंट हमको करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये नंबर हमारे पास जितना भी अवेलेबल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आशा वर्कर से हम इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि आप हमको रिपोर्ट दीजिए हेल्थ पैरामीटर्स की उनकी, तो उसमें 2 चीजों की जरूरत ज्यादा रहती है, एक थर्मामीटर की रहती है, एक ऑक्सीमीटर की रहती है। जो 2 चीजें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाने का हमको सोचना पड़ेगा। इस पर आज से ही हम थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़ें, ये मुझे लगता है। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की राज्य व जिला कार्यकारिणी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके आधिकारिक आवास में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में कर्मचारियों के अनुबंध कार्यकाल को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर
यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने अपने शिष्य यति सत्य देवानंद सरस्वती के साथ 4, 5 और 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में होने वाली धर्म संसद की सफलता के लिए शिमला का दौरा कर यहां के नागरिकों से सहायता मांगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि दुनिया में हिंदुओं को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरों को। उन्होंने कहा कि आज हर तरह से धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर आघात किया जा रहा है। श्री पंचम दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने अपने शिष्य यति सत्या देवानंद सरस्वती जी के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में होने वाली धर्म संसद की सफलता के लिए शिमला का दौरा कर यहां के नागरिकों से सहायता मांगी और प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि दुनिया में हिंदुओं को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरों को। उन्होंने कहा कि आज हर तरह से हमारी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर आघात किया जा रहा है। कहीं हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और कहीं हमारे संत महात्माओं की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों को लव जिहाद करके बर्बाद किया जा रहा है और धार्मिक आस्था की प्रतीक गौ माता को कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास अपना कोई देश नहीं है जहां हम अपनी आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ सुसम्मान जीवित रह सकें। उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि आज भारत में हिंदू जनसंख्या अनुपात लगातार घटता जा रहा है और मुस्लिम जनसंख्या अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने साथ में जोर देकर पहाड़ियों से कहा कि हिंदुओं को कुछ भी करके अपनी जनसंख्या को कम नहीं होने देना चाहिए। पत्रकार वार्ता में यदि सत्या देवानंद सरस्वती ने कहा कि आज हिंदू समाज अपने धर्म को न जानने के कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज को अपने अस्तित्व को बचाना है तो अपने धर्म को समझकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ आए हैं, हमें धर्म संसद करनी है 4, 5 और 6 मार्च को ऊना जिले में। उसके बारे में हिमाचल के लोगों से सहायता मांगने और इसका प्रचार करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सहायता हर तरह से, तन से, मन से, धन से, बाहुबल से, हर तरह की सहायता चाहते हैं। जब धर्म संसद बहुत बड़ा आयोजन होता है, इसमें सब चीजों का काम होता है, तो हम हर तरह की सहायता चाहते हैं। कार्यक्रम देखिए, सनातन को कैसे बचाया जा सके इस्लाम के जिहाद से, इस्लाम के जिहादियों से सनातन को कैसे बचाएं, केवल इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। तो हिंदुओं को बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए, हिंदुओं को, क्योंकि अगर लोकतंत्र हिंदुओं के हाथ से निकल गया, हिंदुओं के पास ये आखिरी शरण स्थली है। इसके बाद हिंदुओं के पास कुछ भी नहीं बचने वाला। पूरी दुनिया में एक मनहूस कौम हिंदुओं की है जिसके पास अपना कोई देश नहीं है। 57 देश मुसलमानों के हैं, 100 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, 9 देश बौद्धों के हैं, कम्युनिस्टों के अपने देश हैं, 90 लाख यहूदियों का भी एक देश इजराइल है। 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। ये शर्मनाक है हिंदू समाज के लिए, डूब के मरने की बात है हिंदू समाज के लिए। इस पे भी अगर मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ा के अपना कब्जा कर लिया तो ये बताओ तुम जाओगे कहां? तो तुम्हारे बच्चे जाएंगे कहां? कहां है सरकार की 2 बच्चों की योजना? सरकार कानून काहे नहीं बना देती भाई? सरकार से हम ये मांग कर रहे थे बहुत दिनों तक कि सरकार एक चीन जैसा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे। सरकार ने कानून तो बनाया नहीं, सरकार चिल्लाती रहती है। आप कब तक सरकार की बात करते रहेंगे? कभी हमारी बात भी सरकार तक पहुंचाइए। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, केवल 2029 में प्रधानमंत्री उनका बनने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल उनके कब्जे में चले गए, जहां हिंदू मकान नहीं खरीद सकते। अब बहुत सारी ऐसी पॉकेट है इस हिंदुस्तान में जहां हिंदू मकान नहीं खरीद सकते, जा नहीं सकते, उनकी औरतें सुरक्षित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर सुबह से बर्फबारी हो रही है। कई हिस्सों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। राजधानी शिमला में भी सुबह से बर्फबारी हो रही है और कुफरी जाने वाले मार्ग बंद हो गए हैं। रिज पर बर्फबारी में पर्यटक मस्ती करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर सुबह से बर्फबारी हो रही है। कई हिस्सों में वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है। प्रदेश में रविवार 3 नेशनल हाईवे सहित 434 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। 1680 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में ब्लैक आउट हो गया है। राजधानी शिमला में भी सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और कुफरी जाने वाले मार्ग बंद हो गए हैं। रिज पर भी बर्फबारी में पर्यटक
मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पर्यटक काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और सुबह ही पर्यटक रिज पर पहुंच गए। पर्यटकों का कहना है कि उनके दिल की मुराद पूरी हो गई। बर्फबारी की उम्मीद लेकर ही वे शिमला पहुंचे थे और यहां बर्फ देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा है और बर्फ के साथ वे मस्ती कर रहे हैं। 6 साल हो गए आज तक हमने ऐसी बर्फबारी नहीं देखी शिमला में। हमें फर्स्ट टाइम ऐसी स्नोफॉल मिली है और बता नहीं सकते कितनी हमें खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा बच्चे ही इंजॉय कर पा रहे हैं। हमारे बच्चों की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं और हमें नहीं पता था इस बार हमें स्नोफॉल मिलेगी, बट एकदम से इतना मतलब अद्भुत वो हुआ है कि हमारे पास इतनी सारी स्नोफॉल आ गई है। बस ठंड का मत पूछिए, ठंड तो बहुत है, हाथ पैर पूरे सुन है। बहुत पड़ रही है, कल रात से पड़ रही है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। कल रात से यहाँ आए हैं। तब तो लगता था कि ऊपर धूप है, कुछ नहीं है बारिश, लेकिन रात 9 बजे 9 साढ़े 9 के करीब जब स्नो गिरनी शुरू हो गई तब से लेके कंटिन्यूसली गिरी रही है। थोड़ी टाइम ही रुकी है, जब फन हो रहा है यार, पूरा फन। ऐसे बस 2 दिन रुके आए तो कल रात के लिए थे, अभी आज भी रुकेंगे 2 दिन तो। हाँ। रामपुर की डंसा पंचायत ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है ताकि युवाओं में विभिन्न प्रकार के बढ़ते नशों को रोका जा सके। इस अभियान को प्रभावी और जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पंचायत ने नशा निवारण समिति का भी गठन किया है। इतना ही नहीं, पंचायत प्रतिनिधियों ने अपना मानदेय भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए व्यय करना शुरू कर दिया है। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत डंसा पंचायत ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है ताकि युवाओं में विभिन्न प्रकार के बढ़ते नशों को रोका जा सके। इस अभियान को प्रभावी और जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पंचायत ने नशा निवारण समिति का भी गठन किया है। इतना ही नहीं, पंचायत प्रतिनिधियों ने अपना मानदेय भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए व्यय करना शुरू कर दिया है। पंचायत प्रधान देशराज हुडन व उनकी टीम ने डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक योगदान के रूप में मानदेय राशि भेंट की और कहा कि सभी को साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। पंचायत प्रधान देशराज हुड्डन ने बताया कि ग्राम सभा को डीएसपी रामपुर के द्वारा भी जागरूक किया गया है। लोग पहले ही नशे के अवैध कारोबार से परेशान थे। ऐसे में नशा निवारण समिति बनाकर उसमें समाज के बुद्धिजीवी, महिला मंडल, मंदिर कमेटी और युवा मंडल के लोगों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें पुलिस की भी सक्रिय भागीदारी और सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए वे डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर से मिले और अपनी योजना व सहभागिता से अवगत करवाया। आज एसडीपीओ महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। पिछले महीने हमारी एसडीपीओ महोदय के साथ एक ग्राम सभा हुई थी जिसमें नशा मुक्ति एक समिति का गठन ग्राम पंचायत डंसा में किया गया, जिसके हमारे अध्यक्ष आदरणीय वाइस प्रधान ग्राम पंचायत डंसा श्री गुलजारी लाल डमालू जी हैं। और इस बात कि ये आगे कैसे क्रियान्वित ये होगी ये समिति, इससे के बारे में आज विस्तृत चर्चा जो है अपने डीएसपी साहब के साथ हुई और गांव-गांव में हर गांव नशा मुक्त कैसे हो इसके बारे में हमने एक योजना तैयार की और इसको धरातल तक पहुंचाने के लिए हमने जो आज चर्चा भी की और उसमें जो हमने एक नीति बनाई गांव में हर समाज सेवी संस्था को जोड़ने की और पंचायत को जोड़ने की और प्रशासन के सहयोग से ये कार्य जो है नए साल के उपलक्ष्य पर हम चाहेंगे कि भाई हर पंचायत का हर एक गाँव नशा मुक्त हो। प्रकार की वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होगी तो उसमें हम आगे आने को तैयार हैं। और आज डीएसपी साहब ने हमारे साथ जो साझा विचार किए हम उससे गौरवान्वित हैं और इस अभियान को हम अवश्य पूरा करेंगे और धरातल पर इसका परिणाम भी आपको देखने को अच्छा मिलेगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु पर्व पर सिख धर्म के अनुयायियों में इस विशेष दिन को लेकर खासा उत्साह रहता है। वहीं इस मौके पर शिमला के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में भी भजन कीर्तन और पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया और अपना शीश नवाया। सिख धर्म में प्रकाश पर्व का विशेष महत्व है। सिखों के कुल 10 गुरु हैं और उसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को
गुरु माना जाता है। गुरु नानक देव के जन्म दिवस को गुरु प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती 9 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व के अवसर पर शिमला के श्री सिंह सभा गुरुद्वारा में भी अरदास, भजन और कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान सिख परिवार के सभी सदस्यों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए श्री गुरु सिंह सभा शिमला के सचिव सेवा सिंह ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। आज 10वें गुरु नानक सर्ववंशदानी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह का आज पवित्र प्रकाश गुरपुर्ब है। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पटना शहर विखे होया और उस उपलक्ष्य में हम आज सुबह से जो गुरपुर के प्रोग्राम हैं वो चल रहे हैं। सुबह सुखमनी साहब का पाठ, श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति और दरबार साहब श्री अमृतसर साहब से रागी जथा भाई साहब भाई शुभदीप सिंह वो उचेचे तौर पर इस पर आए हैं और वो सुबह से कल शाम को भी उन्होंने कीर्तन किया है, आज सुबह भी किया है, अब इस वक्त भी वो कीर्तन कर रहे हैं। कथा विचार हमारे गुरुद्वारा साहब के हरि ग्रंथी साहब भाई साहब आए हरजीत सिंह, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर अपने विचार, उनके जो जीवन वक़्त जो उन्होंने उपकार किए हैं उनके बारे में संगतों को अपना विचार पेश किए कि हमने जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की है हम उसी के मुताबिक ही सब चले हुए हैं और लंगर का बंद कर दिया हुआ गवर्नमेंट ने, लंगर नहीं चलाना, तो हमने लंगर का जो प्रबंध किया है वो पैक्ड लंगर जो है वो संगतों को पैक करके उनके हाथ में दे देंगे, लंगर खाया नहीं जाएगा यहाँ। देखो इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं पर अब दोबारा जो हैं हमारे सामने जो आ रहे हैं जो जिनको कहना चाहिए कि जो हमारे सामने जो आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत बिल्कुल रहनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि लोग जो मास्क है वो भी नहीं पहन रहे हैं और जो 2 गज की दूरी है वो भी नहीं रख रहे हैं। तो मैं उन सब को ये कहना चाहता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन है हमें अपने को प्रिकॉशन लेके ही चलना चाहिए ताकि कम कर सकें जो हालात जो हैं इनको बिगड़ने की बजाय इनको हम कम कर सकें। और हमने देखा है इतनी बुरी हालत है कि लोग खरीदारी तो हो रही है लेकिन मास्क किसी के पास पे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर सर्दियों के दौरान बर्फ का आनंद उठाने के लिए बाहर से आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा के लिए वाहन चलाते हुए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं ताकि वे इस रोमांचकारी यादगार यात्रा का आनंद सुरक्षित तौर से ले सकें। अक्सर बाहर से आने वाले वाहन चालकों को बर्फ में वाहन चलाने का अनुभव नहीं होता, जिस कारण बर्फ में वाहन आपस में टकरा जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर सर्दियों के दौरान बर्फ का आनंद उठाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा के लिए वाहन चलाते हुए कुछ सावधानियां बरतनी होती है ताकि वे इस रोमांचकारी यादगार यात्रा का आनंद सुरक्षित ले सकें।
अक्सर बाहर से आने वाले वाहन चालकों को बर्फ में वाहन चलाने का अनुभव नहीं होता, जिस कारण वे दुर्घटना या बर्फ में फिसलने के कारण वाहन आपस में टकरा जाते हैं। वाहन चलाते हुए एक से दूसरे वाहन की दूरी अधिक रखनी चाहिए ताकि बर्फ में फिसलन की स्थिति में वाहन फिसलकर आपस में ना टकरा जाएं। बर्फ में वाहन के टायरों में हवा औसतन से कम रखनी होती है ताकि हवा कम होने से फिसलन ना हो। इसके साथ साथ गियर हैवी रखने होते हैं और गति भी कम रखनी होती है। मीडिया से बातचीत के दौरान आशीष नेगी ने बताया कि हिमाचल में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के दौरान बाहर से पर्यटक बर्फ देखने आते हैं, लेकिन उन्हें बर्फ में वाहन चलाने का अनुभव नहीं होता, जिस कारण कई पर्यटक वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पर्यटकों से अपील है कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिसमें बर्फ में स्पीड कम रखें और ब्रेक का इस्तेमाल कम करें। आजकल सर्दियों के मौसम में काफ़ी भारी बर्फबारी की वजह से आने वाले पर्यटक जो हिमाचल में आते हैं, उनसे मेरी ये निवेदन है कि जब भी वे हिमाचल में आते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे सर्दियों में हिमाचल में गाड़ियों के एक्सीडेंट होने का ये होता है कि ज़्यादातर टूरिस्ट जो पर्यटक आए होते हैं उनकी गाड़ियाँ आपस में बचती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो, एक तो उन्हें सर्दियों में यहाँ बर्फ़ में पहाड़ियों में गाड़ी चलानी आती नहीं है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि ये कोई आसान काम है, लेकिन यहाँ पे हिमाचल में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि इस चीज़ के लिए क्या क्या सेफ्टियाँ यूज़ करनी होती है। जैसे कि टायरों में आप अपनी हवा कम रखें, टायर थोड़े थोड़े बैठे हों आपके बर्फ़ में ताकि वो चलें, वरना फुल जैसे पूरी हवा होती है उसमें घूमते हैं टायर। और एक्सीलेटर कम देना होता है, ठीक है। जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का फासला होता है वो एक मेंटेन रखना होता है। बिल्कुल चिपक के चलेंगे तो आप अगला इंसान ब्रेक मारेगा तो वो बच जाती है गाड़ी, सीधी सी बात है। तो मेरा यही है इन आने वाले पर्यटकों से निवेदन कि वो इन रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट कम हो और सेफ्टी बनी रहे। वहीं नारकंडा हाटू टैक्सी यूनियन के मेंबर कपिल देव ने बताया कि बाहर से जो टूरिस्ट हिमाचल आते हैं उनसे निवेदन है कि वे गाड़ी धीरे चलाएं और ब्रेक का कम से कम प्रयोग करें और टायरों में हवा कम रखें। उन्होंने कहा कि अक्सर बाहर से आने वाले पर्यटक बर्फ में वाहन चलाते समय दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो कुछ बातें ऐसी ही गाइड करना चाहूँगा मैं कि जो यहाँ के हमारे बाहर के टूरिस्ट वगैरह घूमने वाले हैं तो वो जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं बर्फ़ में, एक तो रेस ज़्यादा होती है, वैसे रेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बर्फ़ में। पहला गियर होना चाहिए, आराम से मतलब आराम से उतरना है आपने। उतराई में जब जा रहे हैं आप तो ब्रेक का यूज़ नहीं करना है आपने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइड चलना है आपने। तो मतलब वैसे ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे क्या होता है कि अगर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो गैस्ट वगैरह स्लिप हो जाती है गाड़ियाँ वगैरह। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गाड़ियाँ आराम से चलाएँ, हैवी गियर में चलाएँ, ब्रेक का कम से कम यूज़ करें। नेशनल हाईवे के सहायक अभियंता भूपेंद्र ने बताया कि वाहन चालकों से निवेदन है कि वे वाहन को धीमी गति से चलाएं और टायरों में हवा कम रखें और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, बस ब्रेक का उपयोग जो है बिल्कुल कम करें। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।